पृथ्वी की उत्पत्ति की अद्वैतवादी संकल्पना क्या है? अद्वैतवादी संकल्पना को पैतृक संकल्पना भी कहा जाता है, पेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। संकल्पना सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही तारीख से मानी गई है। इसे क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी संकल्पना कहा जाता है। सम्मिलित संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं? इसमें पुच्छल तारा परिकल्पना भी है, वायव्य राशि परिकल्पना है और निहारिका परिकल्पना है। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अद्वैतवादी संकल्पना है वो क्या है? तो इसे पैतृक संकल्पना भी कहा जाता है। इसमें क्या माना जाता है कि जो सौरमंडल है या पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति एक ही तारीख से मानी गई है। और इसमें सम्मिलित परिकल्पना है पुच्छल तारा परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना। पुच्छल तारा परिकल्पना क्या है? तो प्रतिपादन किया है इस फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन के द्वारा। कब? 1749 में। परिकल्पना में विशालकाय धूमकेतु पुच्छल तारा सूर्य से टकराया और अत्यधिक मात्रा में पदार्थ का उत्सर्जन हुआ। पदार्थ के बड़े बड़े पिंड बड़े ग्रह और छोटे पिंड उपग्रह के रूप में अवस्थित में आए हैं। तो क्या है पुच्छल तारा परिसंकल्पना? तो इसका प्रतिपादन किया है फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन के द्वारा कि भैया जो पुच्छल तारा भागेगा तो अपने टिफिन में लेके भागेगा। तो कास्ते द बफन के द्वारा 1749 को परिकल्पना में कहा गया है कि जो विशालकाय धूमकेतु ये पुच्छल तारा है वह सूर्य से टकराया और अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का उत्सर्जन हुआ। इसमें जो बड़े पिंड बने वो ग्रह बन गए और जो छोटे छोटे पिंड थे वह उपग्रह के रूप में उभर कर आए। भूवैज्ञानिक समय सारणी से क्या अभिप्राय है? जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है इसमें पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं का कैलेंडर भूवैज्ञानिक समय सारणी कहलाता है। जो पृथ्वी का इतिहास है उसकी घटनाओं को क्या कहा जाता है? कैलेंडर को भूवैज्ञानिक समय सारणी कहा जाता है। भूवैज्ञानिक समय सारणी भूवैज्ञानिक आकृतियाँ और जीवन के विभिन्न स्वरूपों का उद्भव, विकास एवं विलोपन के समय और स्थान के अनुसार कालानुक्रम सविस्तार वर्णन करता है। तो जो भूवैज्ञानिक समय सारणी ही क्या करती है? तो भूवैज्ञानिक आकृतियाँ जीवन के विभिन्न स्वरूपों का उद्भव, विकास, विलोपन के समय एवं स्थान के अनुसार कालानुक्रम सुव्यवस्थित वर्णन करती हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो जो पृथ्वी की आकृति है वह लवक्ष गोलार्ध में के समान है। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑब्लेट स्फेरिकल। यह लगभग गोलाकार है जो कि ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा है। इसका ध्रुवीय व्यास इसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर छोटा है। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति एक लवक्ष गोलार्ध के समान है जो कि गोलाकार है, लगभग गोलाकार है, जो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। इसका जो ध्रुवीय व्यास है वह विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर छोटा है। पृथ्वी का अक्ष, तो अर्थ एक्सिस। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव बिंदु को दक्षिणी ध्रुव बिंदु से जोड़ती हैं एवं उनके केंद्र से होकर गुजरती हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो पृथ्वी का अक्ष क्या है? तो पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव बिंदु को दक्षिणी ध्रुव बिंदु से जोड़ती हैं एवं उसके केंद्र से होकर गुजरती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत बताइए। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसको कैसे जान सकते हैं? तो इसके प्रमुख स्रोत हैं। पहले आते हैं प्राकृतिक घटनाएं, अप्राकृतिक घटनाएं और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत। पहला है प्राकृतिक घटना में भूकंप, ज्वालामुखी और उल्कापिंड। अप्राकृतिक घटना में आते हैं ताप, दबाव और घनत्व। इनमें परिकल्पना दी जाती है, इनकी उत्पत्ति से संबंधित है। तो ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ स्रोत हैं। तो पहला आता है प्राकृतिक, अप्राकृतिक और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित कुछ सिद्धांत। प्राकृतिक में आते हैं भूकंप, ज्वालामुखी और उल्कापिंड। अप्राकृतिक में आते हैं ताप, दाब और घनत्व। और इनकी उत्पत्ति संबंधी कुछ सिद्धांत में आते हैं ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना और निहारी परिकल्पना। स्थैनोस्फीयर क्या है? तो पृथ्वी के नीचे सघन कमजोर परतें हैं। इनकी गहराई 100 से 700 किलोमीटर तक है। स्थैनोस्फीयर का तापमान और दबाव इतना अधिक होता है कि चट्टानें नरम हो जाती हैं और आंशिक रूप से पिघल जाती हैं, अर्ध पिघलित हो जाती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? स्थैनोस्फीयर
क्या है, तो ये एक पृथ्वी की सघन, नीचे सघन और कमज़ोर परत होती है। इसकी गहराई 100 से 700 किलोमीटर तक है। स्फीयर का तापमान और दबाव इतना अधिक होता है कि यहाँ पर चट्टान नरम हो जाती हैं और आंशिक रूप से पिघल जाती हैं या फिर अर्ध पिघली हो जाती हैं। मेंटल, इसका निर्माण बेसाल्ट पत्थरों के समूह के चट्टानों से बना मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। तो जो हमारा मेंटल है, इसमें क्या पाए जाते हैं, बेसाल्ट पत्थरों के समूह के चट्टानों से बना हुआ मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इनकी मोटाई 30 से 2900 किलोमीटर तक होती है। घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आयतन इसका 83% है। और मुख्य तत्व इसमें पाए जाते हैं सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, और विभाजन इसका ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में होता है। तो मेंटल क्या है, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के पर्वतों के समूह से बना हुआ मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। इसकी मोटाई 30 से 2900 किलोमीटर तक है। घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन 83% है। और मुख्य तत्व पाए जाते हैं सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। विभाजन ऊपरी परत मेंटल और निचले मेंटल में किया जाता है। महाद्वीपीय निमग्न तट क्या हैं, तो महाद्वीपों के चारों ओर फैले हुए उथले समुद्री भाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। इनकी गहराई सामान्यतः इसकी अधिकतम गहराई 180 मीटर तक होती है और यह सामान्यतः ढलान 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री होती है। तो जो महाद्वीपीय निमग्न तट हैं वो क्या हैं, तो महाद्वीप के चारों ओर फैले हुए उथले समुद्र वाले भाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। इनकी गहराई सामान्यतः इसकी अधिकतम गहराई 180 मीटर तक है और सामान्य ढलान इसकी 1 डिग्री होती है। स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थित शंकराचार्य की 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा है। ओमकारेश्वर शंकराचार्य की साधना स्थली रही है। ओमकारेश्वर में संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान की भी स्थापना की गई है। तो स्टैचू ऑफ वननेस क्या है, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थित शंकराचार्य की 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा बनाई गई है। इसी का नाम है स्टैचू ऑफ वननेस। ओमकारेश्वर शंकराचार्य जी की साधना स्थली रहा है। ओमकारेश्वर में एक संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान भी बनाया गया है। अब आते हैं 5 मार्कर्स। अंतर तारक धूल परिकल्पना पर एक लेख लिखिए। अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन कीजिए। इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति धूल एवं गैस कणों से मानी जाती है। इनके अनुसार जब सूर्य आकाश गंगाओं के करीब से गुजरता है तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैसें और मेघ एवं धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं। इन्हीं धूल कणों के संगठित एवं घनीभूत होने से पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो जो हमारी अंतर तारक धूल परिकल्पना है वो क्या है, तो इसका प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था ऑटो सिम्ड के द्वारा 1943 में। किसके द्वारा किया गया था, ऑटो सिम्ड, मतलब जो अपने आप ही सिम्ड हो जाएंगे, ऑटो सिम्ड में धूल के कारण। इसमें कहा गया था कि जब भी इसकी जो हमारे पूरे ग्रह हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, धूल और गैस के कणों से हुई है। इसमें क्या कहा गया है, जो सूर्य है आकाश गंगा के करीब से गुजरता है तो वह अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस मेघ और कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं और जब ये धूल के कण घनीभूत हो जाते हैं तो यह जो ग्रह हैं उनका निर्माण करते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारण संबंधी अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो विभिन्न विद्वानों ने अपने प्रयोगों और तर्कों के आधार पर पृथ्वी की आयु की वास्तविक गणना करने का प्रयास किया है, परंतु उनके परिणाम भी एक होकर भिन्न भिन्न हैं। तो इन लोगों ने सब ने बताया है कि पृथ्वी कितनी आयु है, कैसे गणना की जाती है, लेकिन इनके परिणाम भी अलग अलग ही आते हैं। पहले आते हैं धार्मिक मान्यताएं। ईरान के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 1200 वर्ष पहले हुई है। भारत की प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करीब 2 अरब वर्ष या 2 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। महासागरों की लवणता के अनुसार लगभग 12 करोड़ वर्ष सागरीय लवणता के आधार पर मानी जाती है। पृथ्वी की शीतलता की दर के अनुसार आयु इसकी 20 से 40 करोड़ वर्ष मानी जाती है। अवसादों के निक्षेपण की गति का
अनुमान लगाकर अवसाद शैलों की मोटाई तथा समुद्रों में अवसाद की गति का आकलन कर पृथ्वी की आयु कई विद्वानों ने 40 से 70 करोड़ वर्ष बताई है। जीवाश्म प्रमाणों के अनुसार 300 करोड़ वर्ष बताई जाती है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के अलग अलग निर्धारण करने के तरीके होते हैं। इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने प्रयोग तर्कों से पृथ्वी की आयु का वास्तविक गणना करने का प्रयास किया है, लेकिन उनके परिणाम जो आए हैं वो भिन्न भिन्न हैं। पहले आते हैं धार्मिक मान्यताओं में। ईरानी ग्रंथ माना जाता है कि वो बोलता है कि 1200 वर्ष पहले। भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि नहीं भैया, 2 अरब वर्ष पहले इनकी स्थापना हुई है। तो आप आते हैं हमारे पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं समुद्र, तो महासागरों में पाई जाती है लवणता, उसके आधार पर यदि ज्ञात किया जाता है तो 12 करोड़ वर्ष सागरीय लवणता के आधार पर मानी जाती है। तो फिर उसके समुद्र के बाद आते हैं हमारे हिम। तो शीतलन की दर के अनुसार 20 से 40 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और शीतलन से आते हैं अवसाद। अवसादों के निक्षेपण की गति के अनुसार जो अवसाद हैं वह शैलों को मोटाई एवं समुद्र में जो अवसाद हैं उनकी गति का आकलन करके पृथ्वी की आयु 40 से 70 करोड़ वर्ष बताई है। जीवाश्म परिमाणों के अनुसार 300 करोड़ वर्ष बताई जाती हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या है और इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी है उसका परिक्रमण गति क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी अपनी कक्षा पर जो दीर्घ वृत्ताकार है उस पर 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, जिससे पृथ्वी की परिक्रमण वार्षिक गति कहा जाता है। प्रभाव क्या पड़ा है, पृथ्वी की जो परिक्रमण प्रक्रिया है इसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, अर्थात पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष प्रत्येक 3 माह में स्थितियां बदलने से 4 ऋतुओं का आगमन होता है। ऋतुओं परिवर्तन का संकेत दिन में एवं रात की अवधि में घटनाओं बढ़ाव से स्पष्ट होता है। परिक्रमण के दौरान पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी एक सी नहीं पाई जाती। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप मतलब 14.72 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है तो ये इस स्थिति में ऑफशोर को कहा जाता है और यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को ऑफशोर होता है, ऑफशोर। इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है तो इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है और यह 4 जुलाई को होता है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। परिक्रमण गति क्या होती है, इसके प्रभाव बताने हैं। तो जो पृथ्वी है वह अपनी कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार पर 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है और इसी गति को पृथ्वी की परिक्रमण गति जो कि वार्षिक गति भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो परिक्रमण गति है इसके कारण ही ऋतुएं आती हैं। इसमें क्या होता है, पृथ्वी जब सूर्य के सापेक्ष प्रत्येक 3 माह में अपनी स्थिति बदलती है तो 4 ऋतुएं बनती हैं। ऋतु में परिवर्तन का संकेत दिन रात की अवधि घटाव बढ़ाव से भी स्पष्ट होता है। परिक्रमण के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक सी नहीं रहती। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो 14.72 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है और इसे कहा जाता है उपसौर, और जो 3 जून को होता है, जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है तो इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर और यह 4 जुलाई को होता है। समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत क्या है और इसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। तो समुद्र नितल प्रसारण सिद्धांत के प्रतिपादन हैरी हिंस के द्वारा किया गया था। जो इसका प्रतिपादन है समुद्र नितल प्रसारण का, इसके अनुसार महासागर के मध्य में दरार उत्पन्न हो रहा है। दरारों के दोनों ओर महासागरीय भूखंड एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। इस कारण से महासागरों के मध्य में ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। लावा के ठंडा और ठोस होने के कारण नई महासागरीय भूपटल का निर्माण होता है। भूखंड का दूसरा छोर महाद्वीपीय पटल के नीचे प्रवेश कर जाता है और मेंटल के अधिक तापमान के कारण पिघल जाता है। इस प्रकार इसका विनाश हो जाता है और महासागरीय भूपटल का निर्माण होता है और विनाश सतत रूप से होता रहता है। तो जो समुद्र नितल
प्रसारण है, इसका सिद्धांत क्या है? तो इसके अनुसार कहा गया है जो महासागर हैं इनके मध्य में दरार उत्पन्न हो रही है और इन दरारों में क्या है, वो एक दूसरे से हट रही हैं। इनके हटने से क्या होगी, ज्वालामुखी उत्पन्न होंगी, जिससे उनका लावा है वह ठंडा होगा, ठोस होगा और नई महासागरीय भूपटल का निर्माण कर देगा। फिर जो भूखंड है वह दूसरे छोर में महासागरीय पटल की नीचे प्रवेश करेगा, जिससे मेंटल में अधिक तापमान के कारण वह पिघल जाएगा और इससे उसका विनाश हो जाएगा और महासागरीय भूपटल का निर्माण एवं विनाश सतत रूप से चलता रहता है। समुद्रीय नितल प्रसारण के पक्ष में प्रमाण लिखिए। जो समुद्री नितल प्रसारण था इसके हमें क्या लिखने हैं, प्रमाण लिखने हैं कि कैसे बने हैं, क्या प्रमाण है इसके। तो महासागरों के मध्य में कंटकों की उत्पत्ति, जहाँ निरंतर लावा का उदार यह एरप्शन ऑफ लावा हो रहा है। तो पहला आता है कि जो महासागर के मध्य में जो कंटक हैं उनकी उपस्थिति है, जहाँ पर लावा निरंतर निकल रहा है। महासागरों में सबसे अधिक नवीन चट्टानें एवं मध्य महासागरीय कटकों के नज़दीक पाई जाती हैं। जितने भी जो नवीन चट्टानें हैं वह कहाँ पाई जाती हैं, महासागरीय कटकों के नज़दीक पाई जाती हैं। कटक से दूर जाने पर चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है, जैसे कटक से दूर जाएंगी उनकी आयु बढ़ती जाती है। महाद्वीपीय धरातल की तुलना में महासागरीय धरातल काफ़ी नवीन है। जो महासागरीय धरातल है वह महाद्वीपीय धरातल है वह महासागरीय धरातल से काफ़ी नवीन है। महासागरों में गर्त हैं, तट के निकट स्थित होते हैं क्योंकि तटों के निकट ही प्लेटों का अभिसरण होता है। तो जो समुद्र नितल प्रसरण है इसके पक्ष में प्रमाण क्या है, तो जितने ही महासागर हैं इनके मध्य में कटकों की उपस्थिति होती है, जहाँ पर निरंतर लावा उद्गार होता है। महासागरों में सबसे अधिक नवीन चट्टानें मध्य महासागरीय कटकों के नज़दीक पाई जाती हैं। कटकों के दूर जाने से चट्टानों की आयु बढ़ जाती है। महाद्वीपीय धरातल की तुलना में जो महासागरीय धरातल है वह काफ़ी नवीन है और महासागरों में गर्त चट्टानों के निकट स्थित होते हैं क्योंकि तटों के किनारे ही प्लेटों का अभिसरण होता है। गहरे सागरीय मैदानों के उच्चावच पर एक लेख लिखिए। जो गहरे सागरीय मैदान होते हैं उनके उच्चावच पर लेख। महाद्वीपीय हाल की समाप्ति होने पर ढाल एकदम मंद हो जाता है और मैदान जैसे जैसे देखने वाला क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। यह क्षेत्र ही गहरे सागरीय मैदान या फिर नितल मैदान कहलाते हैं। गहरे सागरीय मैदान सागर के सबसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं। ये सागर के 2/3 हिस्से अर्थात 75% क्षेत्रफल में विस्तृत होते हैं। गहरे सागरीय मैदानों की गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ढाल स्लोप 1 डिग्री या इससे कम होती है, अर्थात ये मैदान लगभग समतल होते हैं। इन सागरीय मैदानों में स्थल जनित अवसाद और समुद्री जीवों की अस्थिपंजरों का जमाव पाया जाता है, जिसके कारण समतल मैदानों की भांति दिखाई देते हैं। इन समुद्री मैदानों में कटक, ज्वालामुखी पर्वत, खाई, विभंग क्षेत्र जैसी आकृतियां पाई जाती हैं। तो महाद्वीपीय जो गहरे समुद्री मैदान के उच्चावच के लेख लिखना है। तो महाद्वीपीय हाल की समाप्ति होने पर ढाल एकदम मंद हो जाता है और मैदान जैसे दिखाई देने वाले जो क्षेत्र हैं वह प्रारंभ हो जाते हैं। इन्हें ही महासागरीय मैदान या फिर नितल मैदान कहा जाता है। गहरे महासागरीय मैदान सागरों के सबसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं। यह सागरों के 2/3 हिस्से पर स्थित 75% क्षेत्रफल में विस्तृत होते हैं। गहरे सागरीय मैदानों की गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। इनका स्लोप 1 डिग्री या इससे कम होता है, अर्थात ये मैदान लगभग समतल होते हैं। इन महासागरीय मैदानों में स्थल जनित अवसाद एवं जो समुद्री जीव होते हैं उनके अस्थिपंजरों का जमाव होता है, जिस कारण से ये समतल मैदान की भांति दिखाई देते हैं। इन समुद्री मैदानों में कटक, ज्वालामुखी पर्वत, खाई, विभंग क्षेत्र जैसी आकृतियाँ पाई जाती हैं। अब आते हैं चारवाकों के अनुसार तत्काल मिलने वाले सीमित सुखवाद में मिलने वाले बड़े सुख से बेहतर है परीक्षण कीजिए। तो जो चारवाक के अनुसार तत्काल मिलने वाला सीमित सुख बाद में मिलने वाले बड़े सुख से बेहतर होता है, परिणाम बताने हैं। तो चारवाक संप्रदाय जिस मूल सिद्धांत को आधार मानकर चली है वह है सुखवाद। तो जो चारवाक हैं उनका सिद्धांत क्या है, तो इनका संप्रदाय रहा है सुखवाद पर। सुखवाद एक सरल अर्थ है कि सुख की या सुखों की प्राप्ति करना ही नैतिक कर्म है।
हमारे जो भी कर्म सुख प्रदान करते हैं वे नैतिक हैं और दुख प्रदान करने वाले कर्म अनैतिक होते हैं। भारतीय दर्शन के 9 संप्रदायों में से चारवाक अकेले हैं जो सुखवाद के पक्ष में खड़े हैं। शेष लगभग सभी संप्रदाय लौकिक सुखों को निंदा की भाव से देखते हैं और उन्हें अवांछनीय घोषित करते हैं। चारवाक संप्रदाय का स्पष्ट मत है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर पियो, एक बार देह भस्म हो जाने के बाद वापस कोई लौट कर नहीं आता। चारवाक ने सुख भोगने के संबंध में कुछ स्पष्ट सिद्धांत भी दिए हैं। इनका पहला सिद्धांत है कि भविष्य की अनिश्चित सुखों की वजह वर्तमान में निश्चित सुखों का भोग किया जाना चाहिए। मतलब भविष्य में नहीं पता मिले या ना मिले, तो अभी जो सुख है उसको भोगो। दूसरा सिद्धांत है कि कोई भी सुख पूर्णतः शुद्ध नहीं होता और किसी न किसी मात्रा में दुख भी सम्मिलित होता है, किंतु उस छोटे मोटे दुख से डरकर सुख की कामना कर छोड़ना निरर्थक है। उदाहरण के लिए मछली खाना इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए थी कि चाहिए कि वह कांटा होता है, इसलिए मुझसे मछली खाना नहीं छोड़ना चाहिए। चारवाक पूर्णतः भौतिकवादी थे। वे पारलौकिक सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। उनका दावा था कि आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं होती। उनके व्यंग में कहा गया है कि मृत्यु के अलावा कोई मोक्ष नहीं है। तो चारवाक के बारे में बताना है कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो वो क्या मानते हैं, वह सुखों की प्राप्ति करना ही नैतिक कर्म मानते हैं और सुखवाद का जो सुखवाद है उसको ही इन्होंने अपना सिद्धांत माना है। तो सुखवाद क्या होता है, जो कि भौतिक सुख को ही नैतिक कर्म के रूप में देखता है। इनने कहा था कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए या जो कार्य सुख प्रदान करे वो ही करना चाहिए, वो नैतिक है, और जो कार्य दुख प्रदान करें उन्हें अनैतिक कर्म कहा गया है। भारतीय दर्शन में 9 संप्रदाय रहे हैं, लेकिन चारवाक एक ऐसे ऋषि या फिर ऋषि तो नहीं बोलेंगे इनको, संप्रदाय का इन्होंने समर्थन किया है जो कि निंदा के भाव से देखा गया है। यह अवांछनीय घोषित करते हैं। क्या सबने क्या इसको बताया है, जो लौकिक भोग है, ये लौकिक सुख है, उसको निंदा के भाव से देखा है, लेकिन इन्होंने इसको अच्छा माना है। चारवाक संप्रदाय का स्पष्ट मत था कि जब तक जियो खुल के जियो, सुख से जियो, उधार लेकर पियो, एक बार देह गए भस्म हो जाएगी तो कुछ वापस लौट कर नहीं आता। चारवाक के 2 सिद्धांत स्पष्ट हैं कि पहला सिद्धांत में कहा गया है कि भविष्य की अनैतिक सुख की वजह वर्तमान में निश्चित सुख का भोग किया जाना चाहिए, और इनका दूसरा सिद्धांत है कि कोई भी सुख पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, इसमें किसी न किसी मात्रा में दुख भी शामिल होता है, किंतु उस छोटे मोटे दुख से डरकर सुख की कामना करना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मछली खाना सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि उसमें कांटा होता है। चारवाक पूर्णतः भौतिकवादी थे। यह पारलौकिक सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं होती। उनकी व्यंग में कहा गया है कि मृत्यु के अलावा कोई मोक्ष नहीं होता। अब आते हैं हमारे 11 मार्कर। पहला है बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगातार विस्तृत हो रहा है। तो जो बिग बैंग थ्योरी है किसके द्वारा दी गई है, तो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दी गई है। कब, 1894 में। इसमें कहा कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ एक बिंदु में मौजूद थे, जिसे अति छोटे गोलक कहा गया है, एकाकी परमाणु कहा गया है, जिसे परमाणु के क्षेत्रफल में कम, अकल्पनीय छोटी आयतन, अत्यंत ताप एवं अनंत घनत्व होता है। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है इसमें क्या कहा गया है कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसमें जितने भी ब्रह्मांड के सभी छोटे छोटे से कण थे वह एक बिंदु पर मौजूद हो गए और एक छोटा सा गोलक बन गए। इसमें क्या थे, इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा कम था, इसमें अकल्पनीय छोटा आयतन ले लिया था, इसमें तापमान बहुत ज़्यादा था और घनत्व बहुत ज़्यादा था। बिग बैंग की शुरुआत लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई, वो भी एक धमाके के साथ हुई। मतलब इसमें तापमान ज़्यादा था, घनत्व ज़्यादा था, लेकिन आयतन और इसका आकार बहुत छोटा था। तो इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। कब हुआ था, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। महाविस्फोटक की घटना के 3 मिनट के भीतर ही पहला परमाणु बन गया। जैसे ही घटना हुई उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 3 मिनट लगे और क्या नया परमाणु उसमें बन गया, पहला परमाणु बना। समय के साथ ही ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। जो समय जैसे जैसे निकलते गया ऊर्जा क्या हो गई, पदार्थ में परिवर्तित होती गई। बिग बैंग धमाके के करीब 3 अरब साल या 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड
पारदर्शी हो गया तो पूरा ब्रह्मांड क्या धूममय हो गया था। उसके कितने 3 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार के 2 परिणाम निम्नलिखित हैं। तो जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, इसके 2 प्रमाण दिए गए हैं। पहला आता है डॉपलर प्रभाव, दूसरा आता है अंतरिक्ष में कॉस्मिक माइक्रोवेव। पहला आता है डॉपलर प्रभाव। यह पाया जाता है कि तारे से उत्सर्जित प्रकाश तरंग समय के साथ फैल रहा है, जिसका अर्थ है कि हमारे तारे हमसे दूर जा रहे हैं। दूसरा आता है अंतरिक्ष में कॉस्मिक माइक्रोवेव का पता लगाना। वैज्ञानिकों ने यह ब्रह्मांडीय तरंगों की खोज की है जिसकी उत्पत्ति बिग बैंग समय यानी 13.7 अरब साल पहले हुई थी। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तृत हो रहा है। तो जो ब्रह्मांड का विस्तार है इसके 2 परिणाम सामने आते हैं। पहला आता है डॉपलर प्रभाव और दूसरा आता है कॉस्मिक माइक्रोवेव। तो डॉपलर प्रभाव में कहा गया है कि जो तारे हैं उनके द्वारा उत्सर्जित होने वाला जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य है वह समय समय पर समय के साथ ही फैल रहा है, मतलब तारे हमसे दूर जा रहे हैं। दूसरा आता है कॉस्मिक माइक्रोवेव। इसमें जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें कॉस्मो किरणों की खोज की गई है और ये वही किरणें हैं, ये रेज हैं जिनको बिग बैंग समय, जब बिग बैंग हुआ था उसके समय उत्पत्ति होने, मतलब इसका ब्रह्मांड लगातार विस्तृत हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार तारे का निर्माण, तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार तारे का निर्माण लगभग 5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। तो कब हुआ है, 5 मिलियन वर्ष पहले ये तारे बनना स्टार्ट हुए थे। इसमें 5 कौन होते थे, 5 मिलियन वर्ष या फिर 5 अरब वर्ष इसका निर्माण हुआ है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ एवं ऊर्जा का विस्तार नहीं था। तो जब पहले ब्रह्मांड था पूरा था, इसमें कोई भी पदार्थ नहीं थी और ऊर्जा नहीं थी। प्रारंभिक घनत्व आयतन के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। तो जो इनमें घनत्व था इनके अंतर अलग अलग थे, इसके कारण से इनमें गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ। इसके चलते ही पदार्थ आपस में इकट्ठे होने लगे और यही एकत्रित होकर बाद में आकाशगंगा के विकास का आधार बने। ये पदार्थ धीरे धीरे इकट्ठे हो गए और इन्हें क्या बनाए, आकाशगंगा का निर्माण किया। निर्माण के प्रारंभिक समय में हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल बने जिसे निहारिका कहा जाता है। इन्हीं निहारिका गैसों के संलयन से तारों का निर्माण होने लगा। तो निर्माण का जो प्रारंभिक समय था इसमें क्या था, जो हाइड्रोजन गैस थी इसके विशाल बादल बने जिन्हें निहारिका कहा गया और इन्हीं निहारिका के संलयन से तारों का निर्माण हुआ। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का भी निर्माण हुआ है। तारों का निर्माण हमने देख लिया, ग्रह भी बने हैं। ग्रहों के विकास में भी बिग बैंग सिद्धांत का योगदान रहा है। इसमें भी कुछ चरण माने जाते हैं। पहला आता है प्रथम चरण। जो तारे हैं वह निहारिका के भीतर गैसों के गुत्थित झुंड होते हैं। गुत्थित झुंड के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल से कोर का निर्माण होता है और गैसीय और कोर के चारों ओर गैसों एवं धूल के विशाल घूर्णन डिस्क बनते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रथम चरण में जो ग्रह बने हैं तो इसमें जो तारा है वह निहारिका के भीतर गैसों का एक गुत्थित झुंड होता है। गुत्थित झुंड के भीतर आकर्षण बल से कोर का निर्माण होता है और यह गैसीय और कोर के चारों ओर धूल एवं कणों के विशाल घनत्व डिस्क बन जाते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है, जो हमारे गैसीय बादल हैं उनका संघनन होता है और वह क्या होते हैं, एक ग्रहाणु प्लैनेटसीमल विकसित करते हैं। प्लैनेटसीमल का निर्माण करते हैं गैसीय बादल संघनित होकर। फिर अंतिम चरण में क्या होता है, बाद में इसके ग्रहाणु में संघनन से बड़े पिंड बनने लगते हैं। तो ये जो जितने भी अणु हैं इनके संघनन होगा, फिर क्या होंगे, बड़े बड़े पिंड बनने लगेंगे। पृथ्वी का विकास। प्रारंभ में पृथ्वी हाइड्रोजन हीलियम के पहले वातावरण के साथ एक बंजर चट्टानी और गर्म वस्तु थी। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल में पृथ्वी की कोर तक ये घनत्व के आधार में विकसित हुए हैं। तो पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है, प्रारंभ में पृथ्वी में हाइड्रोजन हीलियम के पतले वातावरण बने के साथ क्या बनी, एक बंजर चट्टानी एवं गैसीय वस्तुएं थीं। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल में पृथ्वी की कोर तक ये घनत्व के आधार पर ही विस्तृत हुए हैं। बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण कौन कौन से हैं, इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का कोई प्रारंभ था जिससे पहले कुछ भी नहीं था, परंतु इसके बाद हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई। तो हमें जो बिग बैंग सिद्धांत है वो क्या बताता है कि जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उससे पहले वो कुछ नहीं था और जब इसका बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट हुई तो इसके बाद क्या बनी, हमारे ब्रह्मांड की संरचना हुई। आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है। तो निरंतर ये एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं
और ब्रह्मांड का आकार बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन हीलियम जैसे हल्के पदार्थों की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में है। तो जो हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम है पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पाई जाती है, तो इससे ही पता चलता है कि बिग बैंग सिद्धांत होगा या ऐसा हुआ होगा। फिर भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी के आंतरिक परतों के संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। स्पष्ट कीजिए जो भूकंपीय तरंगें होती हैं इनके अध्ययन से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? तो उसका अध्ययन करना है। भूकंप की क्रियाओं के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें भूकंपीय तरंगें कहा जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा इन भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। तो जो भूकंप होता है पृथ्वी की थोड़ी सी जो प्लेटें हिलती हैं उनसे कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं। भूकंप से इन्हें क्या कहा जाता है? भूकंपीय तरंगें कहा जाता है। इनका मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल प्रकार की तरंगें। पी तरंगें क्या होती हैं? यह ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में गमन करती हैं। पी है पतली सी, हर माध्यम में चले जाएंगी, ठोस, द्रव और गैस में, तीनों माध्यम में गमन करती हैं। एस तरंगें क्या होती हैं? केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में गमन करती हैं। एस से सॉलिड है ना, ठोस पदार्थों में ही गमन करती हैं। एस तरंगों की इस विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की है। जो भूवैज्ञानिक गर्भीय संरचना है इसको समझने में मदद कौन कौन करता है? एस प्रकार की तरंगें करता है। फिर आती हैं धरातलीय तरंगें जिन्हें एल वेव्स कहा जाता है। तरंगें सामान्यतः पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ही चलती हैं, तो ये ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती, ऊपर ही लहराती रहती हैं। इनकी गति सबसे कम होती है लेकिन यह सर्वाधिक प्रचंड होती है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रचंड है लेकिन बहुत धीमी धीमी गति इनकी होती है। 3 प्रकार की तरंगें हैं, पी, एस और एल। पी तरंगें पतली हर माध्यम में जाएंगी। एल सॉलिड में बस जाती हैं और भूवैज्ञानिक संरचना में मदद करती हैं। एल तरंगें यह सामान्यतः पृथ्वी के ऊपरी भाग पर प्रभावित करती हैं और सबसे कम गतिशील है लेकिन प्रचंड होती हैं एल तरंगें। व्याख्या: पी तरंगें, एल तरंगें और एस तरंगें एक धरातलीय चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं। जो हमारी पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें हैं ये धरातलीय चट्टानों में जो अन्योन्य क्रिया होती, हिलने वाली जो उत्पन्न होती तरंगें उनसे उत्पन्न होती है। एल तरंगों को धरातलीय तरंगें कहा जाता है। एल को लैंड है ना, तो धरातलीय तरंगें कहा जाता है क्योंकि ये तरंगें धरातल के साथ साथ ही चलती हैं, धीमी होती हैं लेकिन प्रचंड होती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पी और एस तरंगों में विशेष रूप से सहायता मिलती है। जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तो उसमें हमें पी और एस तरंगों से ही सहायता मिलती है। यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना समरूप होती है तो पी और एस तरंगों के व्यवहार में समरूपता पाई जाती है, किंतु ऐसा नहीं होता। तो यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसमें समरूपता पाई जाती है तो पी और एस तरंगों के व्यवहार में समरूपता पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 30 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपीय तरंगों की गति अचानक बढ़ जाती है क्योंकि चट्टानों के घनत्व एवं प्रत्यास्थता में वृद्धि हो जाती है। तो यदि हम 30 किलोमीटर की गहराई पर कोई भूकंपीय तरंगें जाती हैं तो उसकी गति क्या होती है? अचानक बढ़ जाती है और चट्टानों के घनत्व एवं प्रत्यास्थता में वृद्धि हो जाती है। 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय तरंगों की गति कम होती है, अतः इस प्रकार को निम्न वेग का प्रदेश कहा जाता है और इन परतों में चट्टानें आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में होती हैं। इस कारण से भूकंपीय वेग में कमी आती है। तो जो 100 से और 200 किलोमीटर की गहराई में जो भूकंपीय तरंगें हैं इनकी गति में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है और इस प्रदेश को कहा जाता है निम्न वेग का प्रदेश। इन चट्टानों में आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था होती है, इस कारण से भूकंपीय वेग में कमी आती है। 200 किलोमीटर की गहराई के पश्चात भूकंपीय तरंगों की वेग में वृद्धि हो जाती है और 2500 किलोमीटर की गहराई पर एस तरंगें विलुप्त हो जाती हैं, जबकि जो पी तरंगें होती हैं उनके वेग में कमी आ जाती है। तो 100 से 200 में क्या था? जो हमारी तरंगें थे उनके वेग में कमी आ रही थी, लेकिन 200 के बाद इनके वेग में गति आ जाती है और उसके बाद 2500 किलोमीटर पर जो एस तरंगें हैं वह विलुप्त हो जाती हैं और जो पी वेग है मतलब पी तरंगें हैं उनके वेग में कमी आ जाती हैं। 5150 किलोमीटर के पश्चात जो पी तरंगें होती हैं उनके वेग में पुनः वृद्धि हो जाती है और इसी आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित किया गया है। तो एस तरंगें तो विलुप्त हो गई हैं कितने 2500 के पास, लेकिन उसके बाद जो हमारे 5000 किलोमीटर के बाद जो पी तरंगें हैं उनके वेग में कमी हो जाती है और इससे हम अपनी जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है उसको क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित करते हैं। इन तीन
सांकेतीय परतों में भूकंपीय तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार परतों की सीमाओं पर भूकंप की असंगति मिलती है। तो मतलब जो अलग अलग परतें हैं, इनमें जो हमारी तरंग है उनकी वेग अलग अलग होता है। इससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी में कितने लेवल हैं, कितनी परतें हैं, 3 लेवल हैं, और इनके बीच में कुछ असंगतियाँ मिलती हैं, जहाँ पर भूकंपीय तरंगों के वेग में अचानक परिवर्तन आता है। मतलब एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वो अचानक से बढ़ जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? असंगति कहा जाता है, जिनमें उनका गति में परिवर्तन होता है अचानक से। संकेंद्रीय परतों में असंगति दोनों कोर एवं बाह्य कोर एवं मेंटल के बीच स्पष्ट होती है। जो हमारे जो संकेंद्रीय परतें हैं, इनमें जो असंगति पाई जाती है दोनों कोर और बाह्य कोर एवं मेंटल के बीच स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। ये है हमारे भूकंप की संरचना तरंगों का डायग्राम। यदि एग्ज़ाम में याद हो जाए तो डेफिनेटली आप बनाएंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से भूकंपीय तरंगें होती हैं। ये क्या है? इक्विप सेंटर है, यहाँ तरंगें उत्पन्न होती हैं। फिर ये है सॉलिड इंटरनल कोर, फिर आते हैं लिक्विड आउटर कोर, फिर पी वेव्स हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, ये देखो यहाँ पे से पी तरंगे जा रही हैं, क्या है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। शैडो जोन होता है, वेरी वीक पी वेव होती है जहाँ पर सॉलिड में जा पा रही है, फिर उसकी नीचे लिक्विड है तो पी जा पा रही है ना लिक्विड में भी, लेकिन उनकी गति में क्या तो डिफरेंस आता है, जिससे पता चलता है वहाँ पे असंगति है। और अलग अलग लेयर हैं, तो 3 लेयर में बांट सकते हैं तरंगों से।